हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान जीके की हमारी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आज है मेंथा या फिर मेंढा या फिर जो मंडा नदी है ना, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो हमारी मेंथा नदी है ना, उसके बारे में आज हम पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि जो हमारी मेंथा नदी है वह कहाँ से निकलती है, उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उस सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मेंथा नदी है या फिर जो हमारी मेंढा नदी है ना, उसका उद्गम कहाँ पर होता है। जो हमारी मेंथा नदी है ना, तो उसका उद्गम मनोहर थाना पहाड़ी से होता है। यानी जो मेंथा नदी है, तो मेंथा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से है, तो मेंथा नदी का जो उद्गम है ना वह मनोहर थाना पहाड़ी से स्थित है। और जो मनोहर थाना पहाड़ी है वह कहाँ स्थित है, तो यह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। यानी जो मेंथा नदी है वह कहाँ से निकलती है, तो हमारी जो मेंथा नदी है ना, तो यह हमारी जयपुर ग्रामीण से निकलती है। यह जो मेंथा नदी है वो कहाँ से होगी, तो वह हो जाएगी जयपुर ग्रामीण। उसके बाद हम चर्चा करें कि जो मेंथा नदी है तो वह विलीन कहाँ पर होती है। तो मेंथा नदी है ना वह सांबर झील में विलीन हो जाती है। यानी जो मेंथा नदी है वह किस में विलीन होती है, जो मेंथा नदी है ना वह जो सांबर झील है ना उसके अंदर विलीन हो जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जो इस नदी के किनारे लूणवा नामक स्थान पर लूणवा के जैन मंदिर स्थित है। यानी जो यह नदी है ना, जो हमारी मेंथा नदी है, तो इस नदी के किनारे क्या है, इस नदी के किनारे लूणवा नामक एक स्थान है जो कि डीडवाना कुचामन पर लूणवा के जैन मंदिर स्थित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो लूणवा है, तो लूणवा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वह हो जाएगा मेंथा नदी के किनारे पर। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। क्या जो हमारा यह क्वेश्चन बनता है कि जो मेंथा नदी है ना, तो वह कहाँ से निकलती है, तो मेंथा नदी मनोहर थाना पहाड़ी से निकलती है। तो सबसे बड़ी बात, जो मेंथा नदी कहाँ से निकलती है, तो मेंथा थड़ी मनोहर थाना पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ है, जो कि हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। उसके बाद है कि जो मेंथा और जो मेंढा नदी है ना वह विलीन कहाँ पर होती है। तो इसका भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो मेंथा या फिर जो मेंथा नदी है ना वह विलीन सांबर झील के अंदर यह नदी विलीन हो जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो सांबर झील के अंदर विलीन होती है, तो यह हमारी हो जाएगी मेंथा नदी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो हमारी सांबर झील में विलीन होती है, तो वह हमारी है मेंथा नदी। फिर क्या है, जो यह नदी है ना, यानी जो मेंथा नदी है ना, तो इस नदी के किनारे क्या है, एक लूणवा नामक स्थान है जहाँ पर लूणवा के जैन मंदिर स्थित है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि लूणवा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मेंथा नदी है ना, तो जो मेंथा नदी के किनारे पर लूणवा नामक स्थान पर लूणवा के जैन मंदिर स्थित है, जो कहाँ है, जो डीडवाना कुचामन के अंदर है। फिर क्या है, अगर जो हमारी मेंथा नदी है ना, तो मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, तो उसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो मेंथा नदी उसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है। यानी जो यह हमारी नदी है, यह नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो इसका भी हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। जो मेंथा नदी है ना, तो मेंथा नदी सबसे पहले तो जयपुर ग्रामीण के अंदर और फिर डीडवाना कुचामन के अंदर यह नदी बहती है। यानी इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेंथा नदी है, तो मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, तो मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया, एक तो हमारा हो जाता है जयपुर ग्रामीण। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहला तो हमारा क्या हो गया, पहला तो हमारा हो गया जयपुर ग्रामीण। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा हो गया, तो दूसरा हमारा हो जाएगा डीडवाना कुचामन। यानी जो हमारी मेंथा नदी है, तो मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से हो गए, तो मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र हमारा क्या हो गया, सबसे पहले तो हमारा हो गया जयपुर शहर हो गया, उसके बाद हमारा डीडवाना कुचामन हो गया।
तो जो मेंथा नदी पर है ना, जो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो मेंथा नदी से हमको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन हो गया कि जो मेंथा नदी है ना, तो मेंथा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो मेंथा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो जो मेंथा नदी है ना, उसका उद्गम स्थल हो जाएगा मनोहर थाना पहाड़ी। तो मेंथा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो मेंथा नदी का उद्गम स्थल हो गया मनोहर थाना पहाड़ी, जो कहाँ पर स्थित है, जो कि हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। यानी जो मेंढा और जो मंडय नदी है, तो उसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो उद्गम स्थल हो जाएगा इसका मनोहर थाना पहाड़ी, जो कहाँ पर स्थित है, जो जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो मनोहर थाना की पहाड़ी है ना, वह कहाँ पर स्थित है। तो जो मनोहर थाना की पहाड़ी है ना, वह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। यानी जो हमारी मनोहर थाना की पहाड़ी है, वह कहाँ पे होगी, जो हमारी मनोहर थाना की पहाड़ी है ना, वह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेंथा नदी है ना, तो मेंथा नदी किसके अंदर विलीन होती है। तो इसका भी हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी मेंथा नदी है, तो वह विलीन कहाँ पर होती है। जो मेंथा नदी है ना, वह सांभर झील के अंदर विलीन होती है। यानी जो मेंथा नदी हो गई, वह सांभर झील के अंदर विलीन हो जाती है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो सांभर झील है ना, तो सांभर झील के अंदर कौन सी नदी विलीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंथा नदी। फिर क्या ये क्वेश्चन यहाँ भी यह भी बन सकता है कि जो मनोहर थाना पहाड़ी से जो नदी निकल कर आती है, वह कहाँ पर विलीन होती है। तो वह कहाँ पर विलीन होती है, तो वह भी सांभर झील के अंदर विलीन हो जाती है, जो कि कौन सी नदी है, जो कि मेंथा नदी है। या फिर इस प्रकार से भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मनोहर थाना पहाड़ी से जो नदी निकलती है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा मेंथा। तो इस प्रकार इस जो हमारी 3 से 4 लाइन है, इसके अंदर भी हमारे बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमको तैयारी इस प्रकार करनी होगी ताकि हमारी सभी के सभी क्वेश्चन आसानी से सही हो जाए। फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो लुणावा नामक स्थान है, वह कहाँ पर है और वह क्यों प्रसिद्ध है। जो लुणावा नामक स्थान है ना, वह मेंथा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कहाँ है, जो कि डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। यानी डीडवाना कुचामन के अंदर क्या स्थित है, तो वहाँ पर लुणवा नामक एक स्थान स्थित है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लुणवाओं के जो जैन है ना, तो जैन के वहाँ पर मंदिर स्थित है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि यहाँ पर कि जो मेंथा नदी है ना, जो हमारी मेंथा नदी है, तो उसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। तो इसका हमको पता होना चाहिए। तो इसका प्रवाह क्षेत्र एक तो हो जाता है जयपुर, और एक हो जाता है डीडवाना कुचामन हो गया। यानी जो मेंथा नदी है, तो मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया, तो मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे तो पहले हमारा हो जाता है जयपुर ग्रामीण, उसके बाद हमारा हो जाता है डीडवाना कुचामन। तो आपको यह अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी है, उस पर चर्चा करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट नदी है, वह हमारी है साबी नदी। अब हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो अब हम साबी नदी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो साबी नदी है ना, वह किस प्रकार है, क्या कुछ इसका प्रोसेस है, कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ है, विलुप्त कहाँ पर होती है, और इसके किनारे पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, और यह जो नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। तो इन सभी पर अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही हो गया कि जो साबी नदी है, तो साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो साबी नदी है ना, उसका उद्गम स्थल है सेंवर की पहाड़ियाँ। यानी मोटा मोटी बात पूछा जाए तो साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो साबी नदी का उद्गम स्थल हो गया सेंवर की पहाड़ियाँ। और उसके बाद वह कहाँ स्थित है, तो वह कोटपुतली में स्थित है। यानी जो साबी नदी है, तो साबी नदी कहाँ पर स्थित है, या फिर उसका उद्गम कौन सा स्थान है, तो साबी नदी का उद्गम हो जाएगा सेंवर की पहाड़ियाँ। और जो सेंवर की पहाड़ियाँ हैं, वह कहाँ स्थित है, तो वह है कोटपुतली के अंदर। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं,
तो साबी नदी साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साबी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा सेंवर की पहाड़ियाँ। या फिर यह पूछ लिया जाए कि जो सेंवर की पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ स्थित है? तो सेंवर की पहाड़ियाँ अपनी कोटपुतली के अंदर स्थित है। या फिर यह पूछ लिया जाए कोटपुतली जो साबी नदी है वह निम्न में से कहाँ पर बहती है? आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो उसके अंदर एक आपको ऑप्शन मिल जाए कोटपुतली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोटपुतली। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारी साबी नदी है ना वह विलुप्त कहाँ पर होती है? तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो साबी नदी है ना हमारी वह गुरुग्राम हरियाणा, नफजलगढ़ झील और पटौदा गांव के अंदर यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो साबी नदी जो गुरुग्राम हरियाणा है ना वहाँ पर एक नफजलगढ़ झील है वहाँ पर यह जाती है और यह पटौदी गांव के अंदर विलुप्त हो जाती है। फिर क्या है जो यह नदी है ना हमारी साबी नदी, तो साबी नदी के किनारे एक सभ्यता भी विकसित हुई थी। तो आपसे सीधा सीधा एग्जामिनर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साबी नदी है ना उसके किनारे पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है कि जो साबी नदी है ना उसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था जोधपुरा सभ्यता। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो जोधपुरा सभ्यता है वह कहाँ पर विकसित हुई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा साबी नदी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कि साबी जो साबी नदी है तो वहाँ पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा जोधपुरा। यानी जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे पर स्थित हुई। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? तो जोधपुरा जो सभ्यता है ना वह कोटपुतली के अंदर विकसित हुई थी। फिर क्या है जहाँ हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? जहाँ पर हमें हाथी दांत है ना तो हाथी दांत के वहाँ पर अवशेष मिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह कौन सी सभ्यता हो जाएगी हमारी? तो वह हमारी हो जाएगी जोधपुरा सभ्यता। यानी जोधपुरा सभ्यता के अंदर हमें हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो जोधपुरा सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको आंसर देना है कोटपुतली के अंदर। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है कि जो यह हमारी साबी नदी है तो साबी नदी कोटपुतली हो गया, बहरोड हो गया, मुंडावर हो गया, बानसूर हो गया, तिजारा हो गया तथा किशनगढ़ बाग तहसीलों में बहती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि सीधी सीधी बात आपसे यह पूछ ली जाए कि जो साबी नदी है ना हमारी तो वह कहाँ कहाँ और किन किन तहसीलों के अंदर बहती है? तो इसका तो आपको 100% पता होना चाहिए। तो जो साबी नदी है ना तो यह नदी हमारी सबसे पहला तो हो गया कोटपुतली, फिर हो जाती है बहरोड, फिर हो जाती है मुंडावर, फिर यह हो जाती है बानसूर, फिर हो जाती है तिजारा तथा फिर हो जाती है किशनगढ़ बाग तहसीलों के अंदर यह जो नदी है ना यह बहती है। तो जो आपसे पूछ लिया जाए कि जो साबी नदी है यानी जो हमारी साबी नदी है ना वह कहाँ कहाँ पर बहती है? तो उसका तो आपको पता होना चाहिए। तो साबी नदी कहाँ कहाँ पर बहती है? तो साबी नदी का कौन कौन से एरिया होगा? सबसे पहला तो हो जाता है कोटपुतली, जहाँ से यह इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल कौन सा है इसका? इसका उद्गम स्थल है सेंवर की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहला तो क्या हो गया? तो यह नदी सबसे पहले तो कोटपुतली हो जाता है। फिर यह बहरोड के अंदर भी बहती है, फिर यह मुंडावर के अंदर भी बहती है, फिर यह बानसूर के अंदर भी बहती है, फिर यह तिजारा के अंदर भी बहती है तथा फिर यह किशनगढ़ बाग तहसीलों में भी बहती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो साबी नदी है वह कहाँ कहाँ पर बहती है? तो जो साबी नदी के बहने का कौन कौन से स्थान हो गए? तो सबसे पहला तो हो जाता है कोटपुतली, फिर यह बहरोड, फिर यह मुंडावर, फिर यह बानसूर, फिर यह तिजारा तथा फिर यह किशनगढ़ बाग तहसीलों के अंदर बहती है। फिर जो इसका है ना प्रवाह क्षेत्र, तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना वह कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो यह नदी है तो जो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना
तो प्रवाह क्षेत्र के अंदर इसके कौन कौन सी जिले हैं, तो इसके कौन कौन सी जिले हो गए, तो सबसे तो पहला हो जाता है कोटपुतली बहरोड। तो कौन सबसे पहला कौन सा हो गया, तो सबसे पहले तो हो गया कोटपुतली बहरोड। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया खैरथल तिजारा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया खैरथल तिजारा। तो ये इसके प्रवाह के जिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो साबी नदी है, तो साबी नदी के प्रवाह के कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे पहला तो है कोटपुतली बहरोड और फिर है खैरथल तिजारा। तो जो हमारी साबी नदी है उसका क्या कुछ खास है, तो साबी नदी का उद्गम तो हो जाता है सेंवर की पहाड़ियाँ से। तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, साबी नदी का उद्गम हो गया सेंवर की पहाड़ियों से। और यह कहाँ स्थित है, तो यह हमारी कोटपुतली के अंदर स्थित है। तो यह विलुप्त कहाँ हो जाती है, जो साबी नदी है तो वह विलुप्त कहाँ पर होती है, तो साबी नदी है ना, यह गुरुग्राम हरियाणा के अंदर विलुप्त हो जाती है। यानी जो साबी नदी है यह गुरुग्राम हरियाणा के अंदर विलुप्त हो जाती है। फिर क्या है, और साथ ही साथ जो गुरुग्राम हरियाणा के जो नफलजगढ़ झील है ना, इसमें यह विलीन होकर पटौदी गांव के अंदर यह नदी समाप्त हो जाती है। तो आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि साबी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है, तो साबी नदी का उद्गम स्थल हो जाता है सेंवर की पहाड़ियाँ। यानी सेंवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो सेंवर की पहाड़ियाँ से हमारी साबी नदी निकलती है। फिर क्या हो जाता है, फिर यह विलुप्त कहाँ पर होती है, तो यह विलुप्त कहाँ पर होती है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर एक नफलजगढ़ झील है और वहाँ पर एक पटौदी गांव है, वहाँ पर यह नदी विलुप्त हो जाती है। यानी यह नदी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर क्या है, इसी के किनारे यानी जो साबी नदी है ना, तो साबी नदी के किनारे ही एक सभ्यता का विकसित हुआ विकास हुआ था। तो वह कौन सी सभ्यता थी, तो वह थी हमारी जोधपुरा सभ्यता। यानी साबी नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ, तो वह सभ्यता कौन सी थी, तो वह सभ्यता थी कौन सी सभ्यता थी, तो वह सभ्यता थी जोधपुरा सभ्यता थी। और जहाँ क्या है, जहाँ हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर क्या है, जो यह हमारी साबी नदी है ना, तो साबी नदी किन किन तहसीलों के अंदर बहती है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए कि जो साबी नदी है ना, तो यह नदी सबसे पहले कोटपुतली हो गया, फिर यह बहरोड हो गया, फिर यह मुंडावर हो गया, फिर यह बानसूर हो गया, फिर यह तिजारा हो गया तथा फिर यह किशनगढ़ तहसीलों में बहती है। यानी जो हमारी साबी नदी है ना, तो यह नदी हमारी कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर, बानसूर, तिजारा तथा किशनगढ़ तहसीलों के अंदर बहती है। ये तो हो गई तहसीलें। अब अगर हम इसके जिलों पर बात करें कि जो हमारी साबी नदी है वह किन किन जिलों के अंदर बहती है, तो उसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसके जिले कौन कौन से हो गए, इसके जिले हो गए, एक तो हो गया कोटपुतली बहरोड और एक हो गया खैरथल तिजारा। तो इन जिलों के अंदर यह नदी बहती है। तो जो हमारी साबी नदी हो गई, तो उसका उद्गम का तो आपको पता चल गया ना, उद्गम हो जाता है उसका सेंवर की पहाड़ी हो गया, सेंवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली के अंदर इसका उद्गम स्थान है। फिर क्या है, यह विलुप्त कहाँ होती है, तो यह गुरुग्राम हरियाणा के अंदर नफलगढ़ झील के पटौदी गांव के अंदर यह जो साबी नदी है ना, यह पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। फिर क्या है, इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित है। यानी जो साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित है। फिर जहाँ हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अब हमें जो यह नदी है, तो यह कौन कौन सी तहसीलों के अंदर बहती है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। जो यह हमारी नदी है ना, यह कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर, बानसूर, तिजारा तथा किशनगढ़ तहसीलों के अंदर बहती है। और जो यह नदी किन किन जिलों के अंदर बहती है, तो यह तो कोटपुतली, बहरोड और खैरथल तिजारा के अंदर बहती है। उसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारी अगली नदी पर चलते हैं। तो हमारी अगली नदी कौन सी है, तो जो हमारी अगली नदी है ना, तो वह हमारी है रूपारेल नदी। तो जो रूपारेल नदी है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, तो जो हमारी रूपारेल नदी है ना, तो इसको लसावरी, वराह या फिर लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो रूपारेल नदी है ना, तो रूपारेल नदी के अन्य कौन कौन से नाम हैं, तो रूपारेल के नदी के अन्य नाम हो जाता है, सबसे पहला तो हो जाएगा हमारा लसावरी हो गया, फिर कौन सा हो गया, फिर हो जाता है वराह है,
फिर क्या वो सा हो गया, फिर हो गया वराह है, और फिर कौन सा हो गया, और फिर हो जाता है इसका नाम लसवारी नदी। यानी जो हमारी रूपारेल नदी है तो उसका क्या कुछ प्रोसेस है, तो रूपारेल नदी है ना, तो उसका उद्गम तो हो गया, यह उदयनाथ की पहाड़ी के अंदर है, यानी जो है उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानजी तहसील अलवर के अंदर इसका उद्गम स्थल है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो रूपारेल नदी है, जो हमारी रूपारेल नदी है ना, तो उसका उद्गम कहाँ से स्थित होता है, तो रूपारेल नदी है ना, उसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानजी तहसील अलवर के अंदर है। यानी जो रूपारेल नदी है ना, इसका उद्गम कौन सा हो गया, तो इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानजी तहसील अलवर के अंदर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारी जो यह रूपारेल नदी है तो यह विलुप्त कहाँ पर होती है, तो इसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो रूपारेल नदी है ना, वह कुशुलपुर भरतपुर के अंदर जो यह नदी है ना, यह नदी विलुप्त हो जाती है। यानी जो रूपारेल नदी है वह विलुप्त कहाँ पर होती है, तो रूपारेल नदी कुशुलपुर के अंदर, जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है, वहाँ पर जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। फिर जो यह नदी है ना, जो ये हमारी रूपारेल नदी है, तो रूपारेल नदी के किनारे क्या है, तो इसके किनारे जो नूह सभ्यता है ना, नूह सभ्यता विकसित हुई है। तो नूह सभ्यता कहाँ पर है, जो कि भरतपुर के अंदर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो नूह सभ्यता है वह कहाँ की सभ्यता है, तो वह हो जाएगा यह भरतपुर की सभ्यता है। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो नूह सभ्यता है तो वह किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए, तो वह हो जाएगी हमारी रूपारेल। आपको एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है कि जो लसावरी नदी है ना, तो लसावरी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नूह सभ्यता। या फिर आपसे यह पूछ सकता है कि जो वराह नदी है ना, तो वराह नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो इसका भी हमारा हो जाएगा नूह सभ्यता। फिर आ जाता है जो लसवारी नदी है ना, तो लसवारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा नूह सभ्यता। या फिर आपसे यह पूछ सकता है कि जो नूह सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहला दे देगा रूपारेल, तो उसका क्या हो जाएगा रूपारेल। या आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जो नूह सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ऑप्शन दे दी जाएगा और आपको उसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा लसावरी नदी के किनारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा लसावरी नदी। या फिर आपको इस प्रकार भी दे सकता है कि जो नूह सभ्यता है, यानी जो वराह नदी है, तो वराह नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो नूह सभ्यता। या इस प्रकार की जो नूह सभ्यता है वह किस नदी पर बसी हुई है, तो वह पूरा जाएगा वराह, भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। या फिर आपके पास से यह पूछ सकता है कि नूह सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लसवारी नदी के किनारे, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा लसवारी नदी। तो फिर आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारा क्या हो गया, तो आगे हो जाएगा यह सीकरी बांध डींग एवं मोती झील भरतपुर में जलापूर्ति करती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो रूपारेल नदी है ना, तो रूपारेल नदी क्या कुछ है, यह किसकी जलापूर्ति पूरी करती है, तो यह सीकर बांध जो कि कहाँ स्थित है, डींग, एवं जो मोती झील वह कहाँ है, भरतपुर में जलापूर्ति करती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो रूपारेल नदी है वह कहाँ की जलापूर्ति करती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह सबसे पहले तो सीकरी बांध, यानी सबसे पहले तो क्या आ गया, सबसे पहले तो आ गया सीकरी बांध जो कहाँ है, जो कि हमारा डींग के अंदर स्थित है। और फिर हमारा क्या हो जाता है, फिर हो जाता है मोती झील जो कहाँ है, जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है, तो उनमें यह जलापूर्ति का कार्य करती है। यानी सीकरी बांध और मोती झील की जलापूर्ति है वह कौन करती है, तो इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसका आंसर आ जाएगा रूपारेल। फिर जो रूपारेल नदी है तो इसका उपनाम क्या है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो रूपारेल नदी है ना, तो इसका उपनाम है रूपनारायण नदी। यानी जो रूपारेल नदी है
तो इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है रूपनारायण नदी। या फिर आपसे यह पूछ दिया जाए कि जो रूपनारायण नदी है वह कौन सी नदी है? जो रूपनारायण नदी है वह रूपारेल नदी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो सीकरी बांध है ना, वह क्या कुछ है उसका भी हमको पता होना चाहिए। जो हमारा सीकरी बांध है ना वह कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले जो सीकरी बांध है ना वह डींग के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपका डाउट यही खत्म हो जाना चाहिए कि सीकरी बांध कहाँ पर है। तो सीकरी बांध अपना डींग के अंदर स्थित है। फिर क्या है? इस बांध के द्वारा जो है ना यह, तो इस बांध के द्वार नगर कामा तथा डींग के बांधों को भरा जाता है। यानी यहाँ पर क्या है? तो यानी जो यह सीकरी बांध, जो हमारी रूपारेल नदी है ना, तो उसके अंदर एक क्या है? जो सीकरी बांध है ना वह डींग के अंदर स्थित है। तो फिर क्या है? तो इस बांध के द्वारा नगर कामा तथा डींग के बांधों को भरा जाता है। यानी जो रूपारेल नदी है ना, इसके पानी के द्वारा, तो रूपारेल नदी है इसके पानी के द्वारा नगर कामा तथा डींग के बांधों को भरा जाता है। और क्या है? यह नदी अलवर और डींग तथा भरतपुर के अंदर बहती है। यानी जो यह नदी है यह कहाँ कहाँ पर बहती है? तो रूपारेल नदी, यह नदी अलवर, डींग और भरतपुर में बहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूपारेल नदी है वह कहाँ बहती है। तो रूपारेल नदी हमारी अलवर, डींग और भरतपुर में बहती है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे हमारी है कौन सी नदी है? आगे हमारी नदी है बाणगंगा नदी। तो अब हम उस पर चर्चा लेने वाले हैं कि जो हमारी बाणगंगा नदी है वह किस प्रकार है, क्या इसका उपनाम है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, इसका बहाव क्षेत्र क्या है। तो इन सभी पर अब हम बिना किसी देरी के चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी है बाणगंगा नदी है ना, तो इसका उपनाम क्या है? तो जो बाणगंगा नदी है ना, इसका उपनाम है, सबसे पहले तो इसका उपनाम है अर्जुन की गंगा। तो बाणगंगा का सबसे पहला कौन सा नाम है? सबसे पहला तो नाम है इसका अर्जुन की गंगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ताला नदी, या फिर इसको रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो हमारी बाणगंगा नदी है ना, तो सबसे पहले तो इसको अर्जुन की गंगा, फिर या फिर ताला नदी, या फिर इसको रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारी बाणगंगा नदी है ना, तो उसको अर्जुन की गंगा और ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाणगंगा है नदी है ना, तो बाणगंगा नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो हो जाएगा अर्जुन की गंगा, यानी इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। फिर क्या हो जाता है इसका? फिर हो जाएगा इसको ताला नदी, यानी इसको ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद कौन सी है? तो उसके बाद है यह रुंडित नदी, यानी इसको रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बाणगंगा नदी है उसके उद्गम कौन कौन सी हो गई? इसका उद्गम हो गई अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। अगर हम जो हमारी बाण नदी है, अगर हम इसकी उद्गम पर बात करें, तो हमारी जो बाणगंगा नदी है ना, तो इसका उद्गम कहाँ पर है? तो इसका उद्गम हो जाएगा बैराठ की पहाड़ियों से है। यानी जो बाणगंगा नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम हो जाएगा बैराठ की पहाड़ियाँ। ये क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा यह कोटपुतली बहरोड। और कहाँ पर है? बैराठ की पहाड़ियाँ, जो कि कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। अब जो हमारी बाणगंगा नदी है ना, तो इसके अब हम बहाव क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। यानी जो हमारी बाणगंगा नदी है उसका बहाव क्षेत्र कहाँ पर है, यानी यह कहाँ कहाँ पर बहती है। तो सबसे पहले तो यह हमारी हो गई कोटपुतली बहरोड ही। यानी जो हमारी बाणगंगा नदी है, तो सबसे पहले तो वह कोटपुतली बहरोड के अंदर ही, फिर यह आ जाती है जयपुर ग्रामीण के अंदर प्रवेश करती है, यानी फिर यह जयपुर ग्रामीण में भी बहती है। और साथ ही साथ यह दौसा के अंदर बहती है, और यह भरतपुर के अंदर बहती है, और यह फिर यूपी के अंदर चली जाती है और यूपी के फतेहाबाद के में जाती है, और उसके बाद यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो बाणगंगा नदी है, तो उसका बहाव क्षेत्र किस प्रकार है? तो इसका जो बहाव क्षेत्र है ना, वह थोड़ा सा अलग है। तो इसका बहाव क्षेत्र क्या हो गया? सबसे पहले तो यह कोटपुतली बहरोड के अंदर तो है ही है, फिर यह जयपुर ग्रामीण के अंदर प्रवेश करती है, फिर यह दौसा और भरतपुर के बाद यह यूपी के अंदर चली जाती है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहाबाद में और यमुना में जाकर मिल जाती है। फिर क्या है?
इस नदी पर जमुआई रामगढ़ बांध है। यानी जो हमारी यह नदी है ना, तो इस नदी पर क्या स्थित है, तो जो इस नदी पर हमारा जमुआई रामगढ़ बांध स्थित है, जो कि जयपुर ग्रामीण के अंदर है। एवं जो अजाना बांध जो कि भरतपुर में निर्मित है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो अजाना बांध है, अजाना बांध कहाँ पर है, तो अजाना बांध भरतपुर के अंदर है। इसी नदी के द्वारा गन्ना पक्षी उद्यान भरतपुर को पानी की आपूर्ति होती है। यानी जो यह हमारी नदी है ना, बाणगंगा नदी, तो बाणगंगा नदी के द्वारा ही जो गन्ना पक्षी उद्यान है ना, यानी कि जो गन्ना पक्षी उद्यान है ना, जो भरतपुर के अंदर स्थित है, उसके अंदर पानी की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान समय में यमुना नदी के पूर्व की ओर खिसक जाने के कारण बाणगंगा भरतपुर की सीमा में ही समाप्त हो जाती है। तो फिर क्या है, वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में यमुना नदी के पूर्व की ओर, यानी यमुना नदी है ना, वह पूर्व की ओर खिसक जाने के कारण जो बाणगंगा है ना, वह भरतपुर की सीमा में ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। तो उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। और यह अब आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल हो गई है। यानी जो हमारी बाणगंगा नदी है ना, यह अब वर्तमान में यह आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल हो चुकी है। तो जो हमारी बाणगंगा नदी है, उस पर क्या कुछ विशेष है इस नदी के अंदर, तो इसका हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी बाणगंगा नदी है ना, तो इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है अर्जुन की गंगा। और इसको ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसको रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी उद्गम पर बात करें तो यह बेराट की पहाड़ी के अंदर स्थित है और यह कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। अगर इसके बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करें ना, तो यह कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर, उत्तर प्रदेश फतेहाबाद, और यह यमुना में जाकर मिल जाती है। फिर क्या है, जो इस नदी पर जो जमुआई राम बांध है ना, वह स्थित है। यानी जो जमुआ रामगढ़ बांध है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारा बाणगंगा नदी के अंदर स्थित है, जो कि कहाँ है, जो कि हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। एवं जो अजान बांध है, यानी जो अजान बांध है वह कहाँ पर है, तो अजान बांध हमारा भरतपुर में निर्मित है। फिर क्या है, इस नदी के द्वारा क्या है, जो गन्ना पक्षी उद्यान है ना, वह कहाँ पर है, जो गन्ना पक्षी उद्यान है वह कहाँ पर है, तो गन्ना पक्षी उद्यान भरतपुर को वह पानी की आपूर्ति की जाती है। यानी जो गन्ना पक्षी उद्यान है ना, उस पर जो पानी की आपूर्ति की जाती है। फिर क्या है, वर्तमान समय में यमुना नदी के पूर्व की ओर खिसक जाने के कारण बाणगंगा भरतपुर की सीमा में ही समाप्त हो जाती है। वर्तमान में जो यमुना नदी है ना, तो यमुना नदी वह पूर्व की ओर खिसक चुकी है, जिसके कारण जो बाणगंगा नदी है ना, तो वह भरतपुर की सीमा में ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। इसके कारण क्या कहा जाता है, इसके कारण इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है। यह अब आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल हो गई है। तो अतः यह अब क्या है, यह अब आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल हो चुकी है। जो हमारी अगली नदी है वह हमारी है कांकुंड नदी। तो कांकुंड नदी कहाँ पर है, तो कांकुंड नदी हमारी भरतपुर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो कांकुंड नदी है तो वह कहाँ पर है, जो हमारी कांकुंड नदी है ना, वह हमारी भरतपुर के अंदर स्थित है। फिर क्या है, यह नदी बद बेरटा बांध यानी भरतपुर का निर्माण करती है। जो हमारी कांकुंड नदी है ना, जो भरतपुर के अंदर स्थित है, तो यह नदी बंद बोरठा बांध भरतपुर का निर्माण करती है। तो जो आज हमने पढ़ा है ना, उसको पुनः रिपीट हम कर लेते हैं ताकि हमें यह सब अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो सबसे पहला क्या हो गया, तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा था मेंथा नदी, यानी जो हमारी मेंथा नदी है ना, उस पर पूर्ण ज्ञान हमने हासिल किया था कि जो मेंथा नदी है ना, तो उसका उद्गम हो जाता है मोहर थाना की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। उसके बाद यह विलीन कहाँ होती है, तो उसके बाद यह सांबर झील के अंदर विलीन हो जाती है। फिर क्या है, इस नदी के किनारे लूणवा नामक स्थान है, जो कि डीडवाना कुचामन पर लूणवाना के जैन मंदिर स्थित है। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन के अंदर बहती है। जो नेक्स्ट हमारी नदी है तो वह हमारी है साबी नदी। तो साबी नदी है ना, तो साबी नदी का उद्गम कहाँ है, सेवर की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, जो कि कोटपुतली के अंदर स्थित है।
अगर हम इसके विलुप्त पर बात करें तो यह गुरुग्राम हरियाणा और नफलगंज झील पटौदी गांव के अंदर। फिर क्या है, इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता यानी कोटपुतली विकसित हुई है, जहां हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर क्या है, यह नदी कोटपुतली, बहरोड़, मुंडावर और बानसूर तिजारा तथा किशनगढ़ तहसीलों के अंदर बहती है। फिर क्या है, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, यह कोटपुतली, बहरोड़ और खेरतल तिजारा तक है। उसके बाद जो हमारी अगली नेक्स्ट नदी है वह हमारी कौन सी है, तो वह हमारी है रूपारेल यानी लसवारी वराह यानी लसवारी नदी होगी। तो इस पर भी हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो रूपारेल नदी है ना, तो इसका उद्गम कौन सा हो गया, तो रूपारेल नदी का जो उद्गम हो गया उदयनाथ की पहाड़ियाँ और थानजी तहसील अलवर के अंदर है। तो यह विलुप्त कहाँ है, तो यह विलुप्त कुशलपुर भरतपुर के अंदर यह विलुप्त हो जाती है। जो इसके किनारे नोह सभ्यता भरतपुर विकसित हुई है और यह सरकारी और यह सीकरी बांध, डिगरी और मोती झील को जलापूर्ति करती है। जो इसका उपनाम है, हो जाएगा रूपनारायण नदी। फिर क्या, जो सीकरी बांध है ना, वह डींग यानी इस बांध के द्वारा नगर, कामा तथा डींग के बांधों को भरा जाता है और यह नदी अलवर, डींग तथा भरतपुर के अंदर बहती है। फिर हम जो हमारी अगली नदी है वह हमारी है बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी का उपनाम क्या हो गया, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। तो इसका उपनाम क्या हो गया, उपनाम बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली, बहरोड़, भाव क्षेत्र कोटपुतली, बहरोड़, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद और यमुना। फिर क्या है, इस नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है जो कि जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, एवं अजाना बांध जो कि भरतपुर में निर्मित है। इसी नदी द्वारा घना पक्षी उद्यान भरतपुर को जो पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान समय में यमुना नदी के पूर्व की ओर खिसक जाने के कारण बाणगंगा भरतपुर की सीमा में ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। यह अब आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल की गई है। जो काको नदी भरतपुर के अंदर है, तो यह नदी बंदबोटा बांध भरतपुर का निर्माण करती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।